नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और बात करेंगे मेवाड़ के ऐसे महान योद्धा की जिन्हें हम सब महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं, मतलब महाराणा संग्राम सिंह। जी बिल्कुल। महाराणा सांगा। आज हम उनकी जिंदगी और उनके समय के जो बड़े युद्ध थे उन पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास एक स्रोत भी है, महाराणा सांगा जीवन और युद्ध गाथा, जिसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानियां दोहराना नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, उनकी रणनीतियां और उनकी विरासत को समझना है। सही कहा। और ये जानकारी, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी मतलब काफी काम की हो सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जानते हैं कि इस महान शासक में ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें इतना असाधारण बनाती है। देखिए, महाराणा सांगा का जन्म हुआ 12 अप्रैल 1482 को। जन्मस्थान को लेकर थोड़ा मतभेद है इतिहासकारों में। कुछ कहते हैं मालवा, कुछ चित्तौड़गढ़। अच्छा। उनके पिता थे राणा रायमल, मेवाड़ के शासक, और माता थी रानी जयवंती बाई। लेकिन सुना है उनका शुरुआती जीवन आसान नहीं था, मतलब सिंहासन के लिए काफी खींचतान थी परिवार में ही। हाँ, बिल्कुल आसान तो बिल्कुल नहीं था। मेवाड़ की गद्दी के लिए भाइयों में ही, मतलब पृथ्वीराज, जयमल, शेषा और खुद सांगा में बहुत ही कड़वा संघर्ष था। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था। जानलेवा था। जानलेवा ही था। स्रोत बताते हैं कि इसमें जयमल तो मारे ही गए और पृथ्वीराज को भी कथित तौर पर जहर दे दिया गया। सांगा को तो अपनी जान बचाने के लिए चित्तौड़ छोड़कर भागना पड़ा था। अरे बाप रे, मतलब अपनी ही घर में जान का खतरा। जी, सोचिए क्या शुरुआत रही होगी। लेकिन यहीं से उनके चरित्र की दृढ़ता दिखती है। वाकई कितनी नाटकीय शुरुआत थी, पर वो न सिर्फ बच निकले बल्कि आखिरकार मेवाड़ का सिंहासन हासिल करने में कामयाब भी हुए। हाँ, और सिर्फ सिंहासन ही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर कई राजपूत राज्यों को एकजुट किया, एक शक्तिशाली संघ बनाया, जो उस वक्त के हिसाब से बड़ी बात थी। ये उनकी नेतृत्व क्षमता दिखाता है ना? बिखरे हुए राजपूत राज्यों को एक साथ लाना। बिल्कुल, ये उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का पहला बड़ा सबूत था। ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं था, बल्कि एक, कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रयोग था। तो गद्दी संभालने और संघ बनाने के बाद जाहिर है युद्ध के मैदान में भी उनका पराक्रम दिखा होगा। उनकी वीरता के तो बहुत किस्से हैं। हाँ, वीरता और नेतृत्व क्षमता तो कमाल की थी। युद्ध के मैदान में उनकी दृढ़ता तो मतलब मिसाल बन गई। हाँ, और उनकी शारीरिक स्थिति, सुना है कि वो युद्धों में बहुत घायल हुए थे। हाँ, यही बात तो उन्हें और भी असाधारण बनाती है। स्रोत बताते हैं कि उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घावों के निशान थे। 80 से ज्यादा? यकीन करना मुश्किल है। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अलग अलग युद्धों में उनकी एक आंख चली गई थी, एक हाथ बेकार हो गया था और एक पैर भी जख्मी था। एक आंख, एक हाथ, एक पैर, इसके बावजूद वो लड़ते रहे। हाँ, इसीलिए इसी अदम्य साहस की वजह से उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। ये कोई मजाक नहीं था, ये उनके अटूट संकल्प का सम्मान था। कल्पना करना भी मुश्किल है। सही में, ये शारीरिक सहन शक्ति से ज्यादा शायद मानसिक मजबूती की कहानी है। और कहा जाता है कि उन्होंने करीब 100 युद्ध लड़े और हारे सिर्फ एक बड़े युद्ध में, खानवा में। हाँ, लगभग यही माना जाता है। चलिए उनके कुछ मुख्य युद्धों पर बात करते हैं जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ा। जरूर। शुरुआत कहाँ से करें? दिल्ली सल्तनत से? बिल्कुल। गद्दी संभालने के बाद उनका पहला बड़ा टकराव हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से। लोदी तो उस वक्त बड़ी ताकत थे। हाँ, लेकिन सांगा ने उन्हें चुनौती दी। पहला युद्ध हुआ खातोली में 1517-18 के आसपास। ये जगह भरतपुर के नजदीक है। और नतीजा? सांगा जीते। उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेनाओं को हराया। ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ा झटका था और मेवाड़ के बढ़ते असर का संकेत भी। क्या लोदी ने फिर कोशिश की? हाँ, अगले ही साल 1519 में बाड़ी नाम की जगह पर, जो धौलपुर में है, फिर से भिड़ंत हुई। और इस बार भी महाराणा सांगा ने लोदी को हराया। इन दो जीतों ने तो सांगा को उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली को 2 बार हरा दिया। इसके बाद उनका ध्यान कहाँ गया? इसके बाद उनका सामना हुआ मालवा के सुल्तान से, महमूद खिलजी द्वितीय। अच्छा, मालवा से भी युद्ध हुआ? जी, 1519 में ही झालावाड़ के पास गागरोन का मशहूर युद्ध। और यहाँ भी सांगा जीते? हाँ, यहाँ भी सांगा की शानदार जीत हुई। उन्होंने महमूद खिलजी को हराया और बंदी भी बना लिया। हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया था, राजपूती शान दिखाते हुए। ये उनकी सैन्य ताकत के साथ साथ शायद उदारता भी दिखाता है। हाँ, कह सकते हैं।
इन जीतों के बाद तो लगने लगा था कि उत्तर भारत में सांगा को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन तभी एंट्री होती है बाबर की, है ना? बिल्कुल, तभी भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता है, मुगलों का आगमन, बाबर। सांगा और बाबर का आमना सामना कब हुआ? पहला टकराव कहाँ हुआ? पहला महत्वपूर्ण टकराव हुआ बयाना के युद्ध में। अब यहाँ स्रोत में जो तारीख है 16 फरवरी 1519, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि बाबर का असली दखल भारत में 1526 पानीपत के बाद शुरू हुआ और बयाना का युद्ध 1527 की शुरुआत में हुआ था, खानवा से ठीक पहले। तो 1519 की तारीख शायद किसी और संदर्भ में होगी या शायद गलत हो सकती है। खैर, तारीख जो भी हो, युद्ध तो हुआ। बयाना में क्या हुआ? बयाना में, जो कि भरतपुर के पास है, सांगा की सेना ने बाबर के एक सेनापति मेहंदी ख्वाजा को हराया। ये बाबर के खिलाफ सांगा की पहली बड़ी जीत थी। इससे तो राजपूतों का हौसला बढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके फौरन बाद ही वो लड़ाई हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। खानवा का युद्ध 1527। जी, खानवा का युद्ध आगरा के पास फतेहपुर सीकरी के नजदीक। इस बार सांगा का सामना बाबर के सेनापति से नहीं, खुद बाबर से था। और इस बार नतीजा बिल्कुल अलग रहा। हाँ बिल्कुल अलग। इस बार बाबर जीता। इसके कई कारण थे। बाबर के पास तोपें थीं जो उस समय नई चीज थी। हाँ, तोपखाना तो निर्णायक साबित हुआ होगा। बिल्कुल। और बाबर ने एक खास युद्ध नीति अपनाई, तुलुगमा। तुलुगमा, ये क्या थे? ये एक तरह की घेराबंदी की रणनीति थी। सेना के किनारों से तेज घुड़सवार दस्ते दुश्मन को घूमकर पीछे या साइड से हमला करते थे। इससे दुश्मन की सेना में भगदड़ मच जाती थी। अच्छा, मतलब दुश्मन को चौंकाने और घेरने की तकनीक। हाँ, तो तोपखाना और तुलुगमा नीति, इन सबके चलते बाबर खानवा में जीत गया और महाराणा सांगा इस युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हुए। ये हार तो बहुत बड़ी हार रही होगी, सिर्फ मेवाड़ के लिए नहीं, पूरे राजपूत संघ के लिए। जी, ये सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी। इसने उत्तर भारत में ताकत का पड़रा पूरी तरह मुगलों के पक्ष में झुका दिया। राजपूतों की एकजुट ताकत बिखर गई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पक्की हो गई। इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था ये। बिल्कुल। लेकिन खानवा में इतनी बुरी हार और चोटों के बाद भी क्या सांगा ने हिम्मत हार दी थी? नहीं, उनका स्वभाव ऐसा नहीं था। वो योद्धा थे। बुरी तरह घायल होने के बाद भी स्रोत बताते हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बाबर से बदला लेने और राजपूत आन बान को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। दोबारा तैयारी? किस तरह की? वो चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, उनकी मदद करने की योजना बना रहे थे। बाबर उन पर हमला करने वाला था। लेकिन ये योजना कामयाब क्यों नहीं हुई? यहीं पर दुर्भाग्य अड़े आ गया। कहा जाता है कि उनके अपने ही कुछ सरदार और सामंत थे जो शायद खानवा की हार के बाद और लड़ना नहीं चाहते थे, या फिर हो सकता है बाबर के प्रभाव में आ गए हों। वो सांगा के इस इरादे के खिलाफ हो गए। मतलब आंतरिक विरोध? हाँ, कुछ ऐसा ही। इसी वजह से सांगा अपनी योजना पूरी नहीं कर पाए। और फिर उनका अंत कैसे हुआ? 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। वो अभी खानवा के घावों से पूरी तरह उभरे भी नहीं थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद उन्हें जहर दिया गया था, पर यह पक्का नहीं है। एक महान योद्धा का दुखद अंत। हाँ। अच्छा, खानवा युद्ध से पहले की एक और बात का जिक्र आता है, पाती पर्वन। ये क्या था? आपने पहले राजपूत संघ की बात की थी, क्या ये उसी से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल। पाती पर्वन एक बहुत पुरानी राजपूत परंपरा थी जिसे सांगा ने खानवा जैसे बड़े युद्ध से पहले फिर से जिंदा किया था। ये काम कैसे करती थी परंपरा? देखिए, इसमें जो मुख्य राजपूत शासक होता था, जैसे इस मामले में महाराणा सांगा, वो बाकी सभी राजपूत सरदारों और राजाओं को एक पत्र भेजता था, एक तरह का न्योता या आवाहन। किस चीज का आवाहन? एक साझा दुश्मन के खिलाफ, यहां बाबर के खिलाफ एक झंडे के नीचे आकर लड़ने का। ये सिर्फ सेना बुलाना नहीं था, ये राजपूतों की इज्जत और एकता की दुहाई थी। सांगा ने इसका इस्तेमाल किया ताकि सब राजपूत बाबर के खिलाफ एकजुट हो जाएं। ये उनकी संगठन क्षमता का एक और उदाहरण है। बिल्कुल। भले ही नतीजा खानवा में उनके पक्ष में नहीं रहा, पर इतने सारे अलग अलग राजपूत राजाओं को एक साथ लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। सही कहा। यह दिखाता है कि वो उस समय की उलझी हुई राजपूत राजनीति को समझते थे और उसे एक दिशा दे सकते थे। तो भले ही उनका अंत दुखद रहा हो, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें किस तरह याद किया जाता है आज? क्या है उनकी विरासत का निचोड़? उन्हें देखिए, सिर्फ मेवाड़ में ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में वीरता, दृढ़ निश्चय, संगठन क्षमता और अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ बलिदान करने के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। उन्हें हिंदू पद पादशाह भी कहा गया है ना? जी हाँ, हिंदू पद पादशाह। ये उपाधि उस समय उत्तर भारत के हिंदू शासकों में उनकी सबसे ऊंची हैसियत को दिखाती है। उन्हें अक्सर राजपूत वीरता का आखिरी स्तंभ भी कहते हैं,
क्योंकि उनके बाद राजपूतों की वैसी एकता फिर कभी नहीं दिखी। उनका जीवन हमें क्या सिखाता है आज के समय में? यही कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, शारीरिक कष्ट कितने भी ज्यादा हों, लेकिन अपने स्वाभिमान, अपनी आज़ादी और अपने उसूलों के लिए आखिरी सांस तक लड़ा जा सकता है। उनका संघर्ष हमें यही प्रेरणा देता है। तो ये थी कहानी महाराणा संग्राम सिंह सांगा की। हमने उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर सिंहासन तक पहुंचने, लोदी और खिलजी जैसे सुल्तानों पर जीत हासिल करने, राजपूत संघ बनाने और फिर बाबर से टकराने तक का सफर देखा। जी, हमने खातोली, बाड़ी, गागरोन, बयाना और खानवा जैसे युद्धों पर बात की। हाँ, और ये भी समझा कि क्यों उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया और पाती पर्वन जैसी परंपरा का क्या महत्व था। बिल्कुल। महाराणा सांगा की कहानी खत्म होने के बाद भी सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है। एक सवाल मेरे मन में आता है कि वो कैसे उस जमाने में इतने अलग अलग, अक्सर आपस में लड़ने वाले राजपूत राज्यों को, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर पाए। हाँ, ये वाकई दिलचस्प सवाल है। उस एकता के बनने और फिर खानवा के बाद उसके बिखर जाने से आज के लिए क्या सबक हो सकते हैं? लीडरशिप के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में और शायद इंसानी महत्वाकांक्षाओं की हदों के बारे में, ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है। सही कहा, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। महाराणा सांगा की वीरता और दृढ़ संकल्प की ये कहानी हमें अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की याद दिलाती है। आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।